आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत। आज की वीडियो में हम रोबोट के प्रकार देखेंगे कि रोबोट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सारे रोबोट्स होते हैं वो यूज के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जहाँ हमको यूज है वो उस अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, मेरे को एक रोबोट बनाना है, वो मुझे फ्लाइंग कराना है तो उड़ने वाला रोबोट होगा। मुझे वाटर के अंदर कोई मुझे चीज़ पहुँचानी है, ठीक है? तो वो मुझे अंडर वाटर रोबोट होगा। मुझे इंडस्ट्री की में यूज़ के लिए चाहिए तो मेरा इंडस्ट्री रोबोट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हम आज रोबोट के टाइप देखेंगे। तो आज का जो वीडियो का जो टाइटल है, जो हमारा आज का लेक्चर है, वो टाइप्स ऑफ रोबोट, रोबोट के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल के साथ कनेक्ट नहीं है तो जरूर कनेक्ट हों। इसके लिए आप लोग बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोनों ये चीज़ें कर लें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। यहाँ पे आपको लेटेस्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे, यहाँ बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, बहुत सारी आपको एजुकेशन मिलेगी, जो एजुकेशन आपकी लाइफ में, इंडस्ट्री में आपको एक बेहतर करियर प्रदान करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा देखिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोबोट एग्जैक्ट है क्या और रोबोट की हमको जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, रोबोट एक मशीन है, जैसा हमारी कॉमन मशीनें होती हैं, सेम वैसे ही एक मशीन है। लेकिन ये मशीन ऑटोमेटिक चलती है, मतलब इसमें प्रोग्राम हम करते हैं, प्रोग्रामेबल लैंग्वेज होती हैं, वो आपने पढ़ी हैं। उन प्रोग्राम लैंग्वेज के माध्यम से इनको हम प्रोग्राम करते हैं और ये मशीनें, सेंसर लगाए जाते हैं, उनके माध्यम से डाटा को आउटपुट लेती हैं। एक्चुएटर लगाए जाते हैं, उनके माध्यम से वर्क करती हैं, प्रोसेसिंग करती हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम करती हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं जिससे कि अपने ये वातावरण को समझ सकें, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर सकें। और ये हमको इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि हमको कोई जटिल कार्य कराना है, कंटिन्यू कार्य कराना है। तो उसके लिए हमको ऐसी मशीनें बनानी पड़ी जहां पर हमको ह्यूमन भेजने में प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट के चांस हैं, या वहां पे अधिक रिस्क है। जैसे आप डिफेंस में आप देख सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, तो वहां पे हम लोग रोबोट यूज कर रहे हैं। या ऐसी कोई मशीन है जहां पे हमको हाई रिस्क है, जैसे आप देख सकते हैं कि कास्टिंग देख सकते हैं। तो कास्टिंग जहां पे हो रही है वहां पे हम लोग मेटल को लिक्विड फॉर्म में गर्म करते हैं और लिक्विड फॉर्म में गर्म करने के बाद उसके मोल्ड होते हैं, सांचे, उस सांचों में वो धातु डालते हैं और हमारा वो पार्ट बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसी जगह पे हमको कार्य करना है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग रोबोट यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें रोबोट की जरूरत पड़ रही है। और रोबोट हमें 24/7 कार्य कर सकता है, मतलब 24 घंटे और सातों दिन वर्क कर सकता है, इसीलिए भी हमको जरूरत पड़ रही है। इंडस्ट्री में आज की डेट में देखिए, ऑपरेटर स्ट्राइक कर रहे हैं, ऑपरेटर की हमको संख्या बढ़ानी पड़ रही है, उनके ऊपर सुपरवाइजर रखने पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो हमको प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग रोबोट यूज कर रहे हैं। और रोबोट सिंपल एक मशीन है और ये मशीन प्रोग्रामेबल मशीन है। इसमें प्रोग्राम जिस अकॉर्डिंग आप करेंगे उस अकॉर्डिंग ये वर्क करेगी। आप दूसरा प्रोग्राम डाल देंगे तो दूसरे प्रोग्राम की तरह वर्क करेगी। आपको मान लीजिए वेल्डिंग कराना है तो आप वेल्डिंग का इसमें प्रोग्राम डाल दीजिए, वेल्डिंग करेगी। आपने किसी पिक एंड प्लेस का अगर आपने प्रोग्राम डाला है तो ये पिक एंड प्लेस करेगी। तो हमको जिस अकॉर्डिंग वर्क कराना है, जॉब वर्क हमको कराना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया, या किसी रिसर्च वर्क में हमको वर्क हो गया, या हमें डिफेंस सेक्टर में हो गया, तो हमको जिस अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है उस अकॉर्डिंग हम मशीन बनाते हैं, फिर उसी तरीके से उसी अकॉर्डिंग हम उनमें प्रोग्राम करते हैं। तो हमारा जो रोबोट है एक प्रोग्रामेबल मशीन है, सिंपल सा एक प्रोग्रामेबल मशीन है। ये जटिल कार्यों को सुचारू रूप से करने में सक्षम होती है, मतलब ऑटोमेटिक कार्य करने में ये सक्षम बनाई जाती है। यह सेंसर होता है, एक्चुएटर होता है और नियंत्रण होता है। ये एक संरचना बनी होती है इन सभी चीजों की।
और उसको हम रोबोट कहते हैं, और ये अपने पर्यावरण के साथ में इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने का सिंपल सा एक एग्जांपल, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि आपने एक रोबोट वाली कार बनाई, वो कार किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, तो उसके लिए आप सेंसर्स बनाएंगे, मतलब उसके वातावरण में, उसके जो जहां पे भी आप उस रोबोटिक्स कार को चला रहे हैं, उसको कार को ऑटोमेटिक चलाना है। अब ऑटोमेटिक चलाना है तो वो कार किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा सकती है, उसके लिए आप सेंसर लगाएंगे, जिससे कि उस जो कार है उसको पता चल सके कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, अब मैं टकरा सकती हूँ, इसलिए उसको अपनी डायरेक्शन मूव कर देनी है। ठीक है, तो वो अपने पर्यावरण के साथ में, ठीक है, वो इंटरेक्ट करने में अनुमति देता है। ठीक है, ये सेंसर हो गए। तो हमारी रोबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन है। ठीक है, अब हम रोबोट के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स इसके देखते हैं। देखिए, एप्लीकेशन के आधार पर, मतलब यूज के आधार पर रोबोट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सबसे जो पहला टाइप है वो एप्लीकेशन के आधार पर है। पहला टाइप आपका एप्लीकेशन के आधार पर। एप्लीकेशन का मतलब है कि वो कहाँ यूज किए जाएंगे। तो पहला आपका जो टाइप है वो इंडस्ट्री रोबोट है, जिनको हम औद्योगिक रोबोट बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट। ये रोबोट आपके लाइन असेंबली में काम आते हैं, वेल्डिंग वर्क में काम आते हैं, पेंटिंग करने में काम आते हैं, उनको हम पेंटिंग रोबोट बोलते हैं। पिक एंड प्लेस के लिए रोबोट काम आते हैं, उनको हम पिक एंड प्लेस रोबोट बोलते हैं। मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो रोबोट यूज होते हैं उन्हें हम मटेरियल हैंडलिंग रोबोट बोलते हैं। ये रोबोट, सारे के सारे रोबोट आपके इंडस्ट्रियल रोबोट कहलाए जाएंगे। इन रोबोटों को इंडस्ट्रियल रोबोट कहेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक रोबोट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका असेंबली लाइन रोबोट है, उसकी वीडियो हम एक सेपरेट बनाएंगे। आपका वेल्डिंग रोबोट है, इसकी हम वीडियो एक सेपरेट बनाएंगे। पेंटिंग रोबोट है, इसकी हम वीडियो एक सेपरेट बनाएंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन के आधार पर ये हमारा पहला टाइप रहा। दूसरा हमारा टाइप है जिसको हम सर्विस रोबोट बोलते हैं। सर्विस का मतलब सिंपल सा है कि ये हमको सर्विस देते हैं। जैसा कि आप घरेलू रोबोट हैं वो आप देख सकते हैं। जो सर्विस रोबोट में पहला रोबोट है आपका डोमेस्टिक रोबोट। डोमेस्टिक रोबोट मुझे सर्विस देगा। ये क्या करेगा, मेरे घर पर क्लीनिंग वर्क करेगा। ठीक है, तो इनको हम डोमेस्टिक रोबोट बोलते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, आपका रोबोट क्लीनिंग वर्क करेगा, तो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर रोबोट बोले जाते हैं। ये मेरा क्लीनिंग वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे घर में यूज होते हैं, ये मुझे घर में सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए हम इनको सर्विस रोबोट बोलते हैं। और सर्विस रोबोट के भी ये टाइप है जिसको हम डोमेस्टिक रोबोट बोलते हैं। ठीक है, सर्विस रोबोट में भी ये टाइप है जिनको हम डोमेस्टिक रोबोट बोलते हैं, डोमेस्टिक रोबोट। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस रोबोट का ही पार्ट, जिसको हम मेडिकल रोबोट बोलते हैं। मेडिकल रोबोट में आप हॉस्पिटल में आप देखते होंगे जो सर्जिकल वर्क किए जाते हैं, वहां पर रोबोट यूज होते हैं, उनको हम सर्जिकल रोबोट बोलते हैं। ठीक है, आप जैसा कि चित्र में, इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये सर्जरी सहायता करते हैं, सर्जरी करने में सहायता करते हैं। वो आपकी किसी भी टाइप की सर्जरी हुई, आज की डेट में रोबोट मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। चिकित्सा में रोबोट का यूज बहुत है। ठीक है, इसकी हमको ज़रूरत भी है। मान लीजिए एक पेशेंट हमारा एक दूसरी जगह पे और एक अच्छा डॉक्टर किसी दूसरी जगह पे, तो उन दोनों का कोऑर्डिनेट अगर हो जाएगा तो हमारा पेशेंट का जो सर्जरी है वो हमारा हो जाएगा। तो सर्जरी की जो सहायता में रोबोट का जो काम किया जाता है उन्हें हम मेडिकल रोबोट बोलते हैं, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे सर्विस रोबोट कहलाएंगे क्योंकि ये हमें को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, और सर्विस रोबोट में भी ये हमारा मेडिकल रोबोट कहलाए जाएंगे। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम लॉजिस्टिक रोबोट बोलते हैं। जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, ये लॉजिस्टिक वर्क कर रहा है, तो ये रोबोट है हमारा, ये भी हमको सर्विस दे रहा है, ये भी हमको सर्विस दे रहा है, लेकिन ये सर्विस जो दे रहा है वो हमारा लॉजिस्टिक सर्विस दे रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चलने वाला वाहन है। ठीक है, ऑटोमेटिक चलता है, जिस तरह से इसमें प्रोग्रामिंग की है। ठीक है, आपने वेयर हाउस में रोबोट देखे होंगे, तो वेयर हाउस में भी रोबोट लॉजिस्टिक वर्क के लिए लगाए जाते हैं, मतलब जो सामान को उठाते हैं और ले जाते हैं। इस तरह से ये लॉजिस्टिक रोबोट हमारे कार्य करते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रोबोट कार्य कर रहे हैं, इनको हम लॉजिस्टिक रोबोट बोलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर रोबोट। एग्रीकल्चर रोबोट में आप देख सकते हैं कि जैसे फसल को काटना हुआ, फसल को काटना हुआ, बीज बोने का कार्य हुआ, तो जो फसल को काटने का जो वर्क करेंगे उन्हें हम हार्वेस्टिंग रोबोट कहलाएंगे, क्योंकि वो फसल को काटते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये रोबोट लगे हुए हैं, ये रोबोट अपने आप फल को तोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, साथ साथ में एक स्टोरेज रोबोट भी चल रहा है। तो ये हमारे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो इनको हम हार्वेस्टिंग रोबोट बोलते हैं। मान लीजिए फसल का बीज लगाने के लिए हमने रोबोट यूज किया, ठीक है, तो उनको हम प्लांटिंग रोबोट कहलाए जाएंगे, वो प्लांटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए मेरी फसल में एक्स्ट्रा जो उगाते हैं, जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार को निकालने के लिए जो रोबोट यूज होते हैं उसे हम बीडिंग रोबोट बोलते हैं। तो ये हमारे एग्रीकल्चर में काम होते हैं, इनको हम एग्रीकल्चर रोबोट बोलते हैं। ये भी हमको सर्विस दे रहे हैं, तो इसीलिए ये सर्विस का टाइप है और इनको हम एग्रीकल्चर रोबोट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है मूवमेंट, या हम लोकोमोटिव बोल सकते हैं, मतलब गति या संचलन। रोबोट कैसे चलते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं उन रोबोट को हम गति या फिर संचलन रोबोट बोलते हैं, या मूवमेंट या लोकोमोशन रोबोट बोलते हैं। इसके भी टाइप है, इसमें पहला टाइप है जिसको हम स्टेशनरी रोबोट बोलते हैं, मतलब स्थिर रहते हैं। ये रोबोट एक जगह लगाए जाते हैं और एक ही जगह स्थिर रहते हैं और एक जगह स्थिर रहते हुए अपना वर्क करते हैं, ठीक है। इसको हम फिक्स रोबोट के नाम से भी जानते हैं कि फिक्स रोबोट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके इंडस्ट्री रोबोट हैं, ये इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं और ये फिक्स कर दिए जाते हैं। इस तरह से ये फिक्स रोबोट होते हैं। ये रोबोट एक निश्चित स्थान पर माउंट किए जाते हैं, जहाँ पे भी माउंट किए जाते हैं उनका एक निश्चित स्थान होता है, वहां पर ये रोबोट माउंट कर दिए जाते हैं, मतलब फिक्स कर दिए जाते हैं। फाउंडेशन बनाया जाता है प्रॉपर, फाउंडेशन प्रॉपर बनाने के बाद में इन रोबोटों को माउंट किया जाता है और ये अपने जो पहुंच के भीतर जितना भी वर्क होगा, जहां तक ये पहुंच सकते हैं, ये अपनी पहुंच के भीतर अपना सारा वर्क कर लेते हैं, ठीक है। और केवल ये आर्टिकुलेट आर्म के द्वारा ये वर्क करते हैं, ठीक है। इनमें केवल आर्टिकुलर आर्म होती है, ठीक है, जैसा कि आप चित्र में इसमें देख रहे हैं, ठीक है। इन्हें हम आर्टिकुलर रोबोट भी बोलते हैं, ठीक है। इनका आप उपयोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में जो भी रोबोट होते हैं वो हमारे आर्टिकुलर आर्म रोबोट कहलाए जाते हैं। जैसे आप पेंटिंग रोबोट हो गया, ठीक है, बेल्डिंग रोबोट हो गया, असेंबली रोबोट हो गया, या फिर रोबोटिक आर्म रोबोट हो गए। ये रोबोट हमारे स्थायी रोबोट कहलाए जाते हैं, मतलब फिक्स रहते हैं, एक जगह इनको फिक्स कर दिया जाता है, तो ये अपने दायरे में जहां तक ये पहुंच सकते हैं वहां तक ये कार्य कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो अधिकांश ये औद्योगिक रोबोट कहलाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पेंटिंग हो गया, बेल्डिंग हो गया, या असेंबली रोबोट हो गया, तो इस तरह के रोबोट फिक्स कर दिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें फिक्स या स्थायी रोबोट बोला जाता है। नेक्स्ट इसी का टाइप है, जो हम गति या संचलन की बात कर रहे हैं, इसका सेकंड जो टाइप है, सेकंड है मोबाइल रोबोट, ठीक है। मोबाइल रोबोट का कार्य ये होता है कि ये अपने आसपास घूम सकते हैं, मतलब अपने पर्यावरण में घूम सकते हैं। तो इस तरह के रोबोट होते हैं। आप इस चित्र में ये ऊपर वाला रोबोट देख सकते हैं, ये रोबोट, ठीक है। इसमें देखिए व्हील्स लगे हुए हैं, ये व्हील्स लगा हुआ है, ये एक व्हील्स लगा हुआ है। तो ये रोबोट घूम सकता है, घूम घूम के अपना वर्क कर सकता है, जहां तक ये जा सकता है। इसका एक दायरा है, उसका ये पर्यावरण बोला जाएगा। तो ये अपने पर्यावरण में घूम सकता है और घूम के कार्य कर सकता है, और ऐसे रोबोटों को हम मोबाइल रोबोट बोलते हैं, ठीक है। इसमें पहिए होते हैं, ठीक है, जिनको हम व्हील रोबोट बोलते हैं, पहिएदार रोबोट, ठीक है। गति के लिए पहिए का उपयोग किया जाता है, इसीलिए हम इनको व्हील्स रोबोट बोलते हैं। ये समतल सतहों पर कुशल चल सकते हैं क्योंकि इनमें व्हील्स लगे हुए हैं, और व्हील्स लगने के लिए ये समतल सतह के लिए कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि समतल सतह है तो बड़े आराम से चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये खुदरी जगह पे, मतलब जहाँ ऊंचा नीचा है, वहां पे ये नहीं चल सकते, तो इसके लिए थोड़ा सा ये रोबोट अनकंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये समतल सतह पर अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन रोबोटों को पहिएदार रोबोट बोलते हैं। ये आपका देखिए गति और संचलन रोबोट है, जो चलने वाले रोबोट हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले रोबोट हैं। उसमें जो सेकंड टाइप था मोबाइल
रोबोट, मोबाइल रोबोट में भी ये टाइप है, पहिएदार रोबोट, यहाँ पे पहिएदार है। जो नेक्स्ट रोबोट है वो पैर होंगे उसमें, यहाँ पे पहिया है तो नेक्स्ट आपका पैर है। तो हम अभी पहिए वाली बात कर रहे हैं, तो पहिए वाला रोबोट ये समतल जगह पे आराम से चल सकता है, ठीक है। इसमें जैसे कि आप वाहन देख सकते हैं, वाहन हो गए, जैसे अभी आपने देखा कि आपका जो वाहन टाइप के रोबोट कहलाए जाएंगे, जो आपका लॉजिस्टिक में वर्क कर रहे हैं वो आपके रोबोट इसमें कहलाए जाएंगे व्हील्स रोबोट, ठीक है। आपका वैक्यूम रोबोट हो गया, क्लीनिंग के लिए जो आपने यूज किया वो रोबोट आपका पहिएदार रोबोट कहलाए जाते हैं। कुछ अन्य एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं, वो भी इनमें पहिए यूज होते हैं, तो उनको पहिए वाले रोबोट बोलते हैं, व्हील्स रोबोट बोलते हैं। जिनमें व्हील्स लगाए जा रहे हैं वो व्हील्स रोबोट बोले जाएंगे। मूव कर रहे हैं तो उनको मूवमेंट वाले रोबोट कहा जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी का टाइप है जो हम बोलते हैं पैर वाले रोबोट, जिनमें लेग लगा होता है, ठीक है। ये भी मोबाइल रोबोट बोले जाएंगे और ये भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले रोबोट हैं, लेकिन इनमें व्हील्स की जगह पैर लगे हुए हैं, सिंपल सा इतना है, ठीक है। व्हील्स की जगह पैर लगे, तो पैर लगे होने से इनसे क्या बेनिफिट मिलेगा, मतलब गति के लिए पैर का उपयोग करेंगे, हमको इनको मूवमेंट करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि गति वाले रोबोट हैं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक। और इसके लिए ये क्या करेंगे कि पैरों का यूज करेंगे। और ये जो सतह है वो असमान है, मतलब समतल नहीं है, तो वहां पे भी ये वर्क कर सकते हैं असमान सतह पे, ठीक है। इनके सामने किसी तरह की अगर कोई बाधा आती है, ऐसे इलाकों में भी ये आराम से चल सकते हैं। मान लीजिए गड्ढा है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, और मतलब पथरीला इलाका है, ठीक है, तो वहां पे ये रोबोट कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनके पैर लगे होते हैं, लेग लगे होते हैं, तो लेग के अकॉर्डिंग इन्हें पैर वाले रोबोट बोले जाते हैं, जिसे हम लेग्स रोबोट बोलते हैं। ये इनका यूज सिर्फ इतना है कि ये असमान जो समतल है वहां पे ये वर्क कर सकते हैं, या ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कुछ डिफरेंट लोकेशन है, जैसे आप पहाड़ी इलाका समझ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां पे ये रोबोट अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें भी टाइप्स हैं, इसमें टाइप्स हैं, मतलब 2 पैर वाले रोबोट हैं, इसमें 4 पैर वाले रोबोट हैं और 6 पैर वाले रोबोट हैं। 6 पैर वाले में आप कीड़े समझ सकते हैं कि कीड़े जिस टाइप के रोबोट होते हैं वो हो गए। 4 पैर वाले में आप रोबोट समझ सकते हैं, और 2 पैर वाले में मानव जैसे रोबोट होते हैं, 4 पैर वाले में जानवर जैसे रोबोट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप ये वाला चित्र देख सकते हैं कि ये 2 पैर वाला रोबोट है, ठीक है, ये मानव जैसा रोबोट होता है, और 4 पैरों वाले जानवरों वाले रोबोट होते हैं, जानवर जैसे दिखने में लगते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डॉग वाला रोबोट, ठीक है। इसकी अभी बहुत चर्चा हुई, आपने न्यूज में भी इसका सुना होगा, बहुत अधिक इसकी चर्चा हुई। 6 पैर वाले कीड़े जैसे होते हैं, आप चित्र इसमें देख सकते हैं, ये 6 पैर वाले रोबोट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मोबाइल रोबोट कहलाए जाते हैं, इनमें लेग्स लगे हैं तो लेग्स रोबोट कहलाए जाएंगे। 2 पैर हैं तो 2 पैर वाले कहलाए जाएंगे, 4 पैर हैं तो 4 पैर वाले कहलाए जाएंगे, 6 पैर हैं तो 6 पैर वाले रोबोट कहलाए जाएंगे। और ये सारे मूवमेंट वाले रोबोट कहलाए जाएंगे, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं या फिर जाते हैं, इसीलिए इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल रोबोट में ही है जी, ठीक है। ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ये भी मूवमेंट वाले आपके रोबोट कहलाए जाएंगे। इनको भी हम मोबाइल रोबोट बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स रोबोट नहीं है, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रैक एक रोबोट बोला जाता है, ट्रैक किए जाने वाले रोबोट। ट्रैक का मतलब सिंपल सा है कि ये ट्रैक का उपयोग करते हैं, इन्हें ऊबड़ खाबड़ या ढीली सतह पर या अम, ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे हमको डिफरेंट समतल है, ठीक है। जैसे आप चित्र में यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि मैं किस तरह के सरफेस की बात कर रहा हूँ। आप पथरीला जो इलाका है वहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक के समान होते हैं, आपने देखे होंगे जो ट्रैक होते हैं उनके तरह समान होते हैं, उस तरह से ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। जगह मतलब जो आपका सरफेस है वो प्लेन नहीं होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, है ना, ढीली सतहों पर बेहतर ये कर्षण या ट्रैकिंग करने में प्रदान करते हैं। इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखिए सैंड रोबोट हम इनसे बनाते हैं,
या हमको कोई खोज वाला कार्य हुआ, ऐसा जंगल वाला कार्य हुआ, पहाड़ का कार्य हुआ, पहाड़ पर रोबोट चढ़ाना है, तो इस तरह के हम कार्य कर सकते हैं। या हमें बचाव कार्य करना है तो वहाँ पे भी इस तरह के रोबोट हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमारी आर्मी में इस तरह के भी रोबोट यूज होते हैं। ठीक, तो ये रोबोट हमारे मोबाइल रोबोट में होते हैं, इन्हें ट्रैकेड रोबोट बोलते हैं। ठीक है, ट्रक रोबोट। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये रोबोट भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ये भी मोबाइल रोबोट बोलते हैं क्योंकि ये भी अपना स्थान चेंज करते हैं। ये भी अपना स्थान चेंज करते हैं, लेकिन ये अपने पर्यावरण में घूम सकते हैं। जहां तक इनकी रेंज है, उस रेंज में ये आराम से घूम सकते हैं अपने पर्यावरण में। ठीक है, लेकिन जो आपका मोबाइल रोबोट है उसका भी ये टाइप है, ये फ्लाइंग रोबोट कहलाए जाते हैं। ये मतलब उड़ने वाले रोबोट होते हैं, फ्लाइंग रोबोट बोला जाता है। ये हवा में गति करते हैं, मतलब हवा में उड़ते हैं। ठीक है, जैसा आपका एग्जाम्पल देख सकते हैं, द्रोण हो गए। ठीक है, ये आपके द्रोण आपके फ्लाइंग रोबोट कहलाए जाते हैं, है ना। ऑक्टा कॉर्पोरेट रोबोट होते हैं, इनमें ये 4 होते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्लाइंग वाले लगे हैं ये हैं। और हेक्टा में आपके ये आपके 6 हैं। 3 आपके ये हैं, देखिए 1, ये 2, और ये आपका 3, और ये आपका 4, ये आपका 5, और ये आपका 6। इसीलिए हेक्टा बोला जाता है, इसे क्वाड बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये उड़ने वाले रोबोट होते हैं, ये हवा में उड़ते हैं और ये अपने पर्यावरण के अकॉर्डिंग उड़ सकते हैं। इनकी रेंज होती है, उस रेंज से अगर ये बाहर जाएंगे तो ये कनेक्टिविटी खो देंगे और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के रोबोट हमारे फ्लाइंग रोबोट कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रोबोट है, ये भी जल के नीचे करते हैं, मतलब अंडर वाटर करते हैं, और ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। तो ये भी आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे मोबाइल रोबोट कहलाए जाएंगे। लेकिन जो अंडर वाटर है, ये पानी के भीतर आपका कार्य करेंगे। ठीक है, पानी के भीतर कार्य करेंगे, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये रोबोट है और ये अंडर वाटर आपका रिसर्च करने के लिए काम में आ रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप ये वाला देख सकते हैं, ये वाला मेरा रोबोट है, ये भी अंडर वाटर मेरा कार्य करेगा। इनको दूर से ही संचालित किया जाता है। ठीक है, इनको दूर से ऑपरेट किया जाता है और संचालित किया जाता है। और ये वाहन जो होते हैं, ये रोबोट जो होते हैं, ये अंडर वाटर होते हैं। ठीक है, अंडर वाटर वर्क करते हैं, जिनको हम रिसर्च में यूज कर सकते हैं। किसी हम वाटर जो एनिमल्स होते हैं, वाटर जिनको हम रिसर्च में यूज करते हैं, या हमें जो बायोलॉजी के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो ये अंडर वाटर व्हीकल्स होते हैं। तो ये हमारे जल के अंदर वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये अंडर वाटर होते हैं। देखिए, वीडियो में पहले स्टार्टिंग में ये बात मैंने बोली, जैसा कि हमको वर्क की ज़रूरत होती है उसी अकॉर्डिंग हमको रोबोट बनाए गए हैं। मान लीजिए हमको सैन्य के लिए रोबोट बनाने हैं, तो हमने सैन्य के लिए बनाए हैं। हमको इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है तो इंडस्ट्री के लिए बनाए हैं। हमने फ्लाइंग के लिए हमें ज़रूरी है, तो जैसा हमको ज़रूरत है उसी अकॉर्डिंग हमने रोबोट बनाए हैं। एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह की हमको आवश्यकता है, हमने उसी तरह का आविष्कार किया है। मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अगर हमको आवश्यकता नहीं होगी तो उसका हम लोग निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आवश्यकता होना भी जरूरी है। ठीक, अगर मान लो आपको आवश्यकता है जॉब की, तो आपको जॉब मिलेगी, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फ्री में आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, आप उनसे कनेक्ट होइए, जुड़िए, सीखिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। आपको मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में जाना है और वहाँ पर रोबोटिक्स या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पूरा ऑटोमेशन फंक्शन है, तो आपको ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा, रोबोटिक्स आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सीखिए, नॉलेज लीजिए, और किसी भी इंडस्ट्री में आप जब जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें आएंगी, तो आपको अच्छा पेमेंट देगा। जिनको ऑटोमेशन आता है, रोबोटिक्स आता है, उनको आज भी बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आज की इंडस्ट्रियां ऑटोमेशन और रोबोटिक्स बहुत अपना रही हैं। उनके लिए उनको वर्कर की जरूरत है और उनके लिए अच्छा पेमेंट भी दे रही हैं, अच्छा सैलरी भी दे रही हैं। तो आप लोग यहाँ से सीखिए। सीखने के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा है।
आप लोग हमसे कनेक्ट बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी आपको वीडियो मिले तो आप लोग उनको देखें, समझें, सीखें। देखिए इंडस्ट्री में तो बस बेसिक पूछा जाता है कि आपको बेसिक आता है, बस उतना ही काफ़ी है। तो कम से कम अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आप सीखिए, जानिए, समझिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। ठीक है, इन सब के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, कनेक्ट बने रहिए। आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, आप चैनल पे भी कनेक्ट हो जाइए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी आपका वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप देखिए, सीखिए, समझिए, आप अपने करियर को बेटर बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप है रोबोट का, जिसे हम कंट्रोल सिस्टम के आधार पर रोबोटों का वर्गीकरण किया है कि उनको हमने कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं। इसके आधार पर हमने रोबोटों का जो वर्गीकरण किया गया है वो आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे रोबोट होते हैं और रोबोट को हम जब कंट्रोल करते हैं तो ये निर्णय लिया जाता है कि रोबोट को आप कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब रोबोट को जो कंट्रोल किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है, उसके आधार पर रोबोट का वर्गीकरण किया गया है। पहला जो यहाँ पे टाइप है मतलब है पूर्व प्रोग्राम दिए गए रोबोट। मतलब प्री प्रोग्राम रोबोट है, मतलब पहले से ही उनमें प्रोग्रामिंग कर दी गई है, जिनको हम प्री प्रोग्राम्ड रोबोट बोलते हैं, पहले से ही प्रोग्राम किए। तो ऐसे रोबोट क्या करते हैं, एक निश्चित अनुक्रम में, मतलब एक सीरियल का पालन करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं और ये कई कार्यों में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इनके कार्यों में कोई बदलाव नहीं होता है, सिंपल सा है। मतलब वही प्रोग्राम रिपीटेड रिपीटेड करते रहते हैं। मान लीजिए मेरा फूड पैकेजिंग का काम है, वहां पे मुझे रोबोट लगाया गया है, तो सिर्फ वो पैकेजिंग करता रहेगा, उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, जब तक कि मेरे को वो प्रोसेस दूसरा ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं पैकेजिंग की अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे को डब्बे में पैकिंग करना था। ठीक है, लेकिन अब डब्बे से चेंज करने के बाद में अब मुझे पॉलीथिन में पैक करना है। ठीक है, तो अब मुझे प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरा ये था, अब मुझे ये करना है। ठीक है, और जब तक मुझे एक ही कार्य करना है तो मुझे प्रोग्राम में कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जब तक उन्हें पुनः प्रोग्राम न किया जाए, और पुनः प्रोग्राम कब किया जाएगा, जब हमें प्रोडक्शन कार्य है या मेरा जो जॉब वर्क है वो मुझे चेंज करना है। ठीक है, तब उन्हें किया जाएगा। तो ये जो होते हैं प्री प्रोग्राम रोबोट बोले जाते हैं, इनको पहले से ही प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसी अकॉर्डिंग ये वर्क करते रहते हैं, तो प्री प्रोग्राम रोबोट बोले जाते हैं। ठीक है, इनका यूज आप कहाँ देख सकते हैं, उद्योगों में देख सकते हैं। जैसे आपका वेल्डिंग रोबोट हो गया, पेंटिंग रोबोट हो गया, वहां पे आपका प्री प्रोग्राम रोबोट बोले जाते हैं। सेकेंड टाइप है इसका जिसको हम टेली ऑपरेटेड रोबोट बोलते हैं। ठीक है, ये ये जो रोबोट रोबोट होते हैं, ये रोबोट मानव के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, मतलब ह्यूमन के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे, लेकिन दूर से किए जाएंगे। ठीक है, ये जो रोबोट होते हैं इसे हम इसीलिए टेली ऑपरेटेड रोबोट बोलते हैं। इसमें मतलब रोबोट अलग रहता है, ऑपरेट करने के लिए जो इसकी डिवाइस होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह का जो कंट्रोल सिस्टम होता है ये अलग रहता है, इनको हम दूर से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल आपका ड्रोन हो गया, सैन्य रोबोट हो गए, उनको दूर से किया जाता है ना। आपका कोई परमाणु संयंत्र है, परमाणु के द्वारा आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, वहां पे कोई खतरनाक सामग्री को लेके जाना है, लेके आना है, या उसको हैंडलिंग अच्छे से करना है, वहां पे आप रोबोट का यूज करते हैं, तो उसके लिए आप रोबोट यूज कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे परमाणु का यूज होता है तो वहां पे बहुत रेडिएशन होता है, और रेडिएशन की वजह से हम लोग वहाँ रोबोट यूज करते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि हम लोग परमाणु संयंत्रों में रोबोट क्यों यूज कर सकते हैं, कारण बताएं। तो वहाँ पर रेडिएशन होता है, और रेडिएशन की वजह से ह्यूमन बॉडी को बहुत ही ज़्यादा डेंजर नुकसान हो सकते हैं, जिससे उसकी जान तक जा सकती है। इसीलिए हम लोग वहाँ पर रोबोट यूज करते हैं। ठीक है,
तो रोबोट यूज करने का हमको सिर्फ यही बेनिफिट है कि टेली ऑपरेटर रोबोट को हम दूर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं और इनसे हम अच्छा और हाई प्रिसीजन में एक्यूरेट काम ले सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा टेली ऑपरेटर रोबोट था। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट हम देख सकते हैं कि आप इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये आपका मंगल रोबोट जो आपका था वो आप मान सकते हैं। ठीक है, मंगल पर जो रोवर गया था उसको मान सकते हैं। इन रोबोट में एग्जैक्ट में होता क्या है कि ये रोबोट बिना मानव के किसी भी छेड़छाड़ के अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से हाई स्पीड में, हाई एक्यूरेसी के साथ और हाई क्वालिटी में ये आपका आउटपुट देते हैं, जिसको हम ऑटोनोमस रोबोट बोलते हैं। ठीक है, आप जो मंगल पे जो रोवर था वो भी यही टाइप था, ऑटोनोमस रोबोट का ही एक टाइप था, प्रकार था, जिसको हम ऑटोनोमस रोबोट भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने पर्यावरण में जानकारी से समझते हैं उस जानकारी को, अपने पर्यावरण में जो भी है, मान लीजिए वहाँ की एयर कैसी है, वहाँ वाटर है, वहाँ पे पत्थर है, तो उससे अपनी जानकारी को इकट्ठा करेंगे और फिर निर्णय निर्णय लेंगे। और निर्णय लेने का इनमें एआई लगाया जाता है, मतलब कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल लगाया जाता है, एआई का यूज किया जाता है। उसके एआई से ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, और इनके सेंसर के द्वारा इनसे जो इसके अपने वातावरण, जो अपना इनका पर्यावरण होता है, उससे ये आउटपुट लेते हैं सेंसर के माध्यम से, फिर फाइनली ये आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऑटोनोमस रोबोट बोलते हैं। आप इस तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार भी देख सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग में क्या है कि ये पास वाली गाड़ी से आउटपुट लेगी सेंसर के माध्यम से, पीछे वाली गाड़ी से ये ले रही है आउटपुट, तो ये अपने आसपास के जो वातावरण है उससे जानकारी कलेक्ट कर रही है, फिर निर्णय लेगी और निर्णय लेने के बाद में बिना किसी ह्यूमन के इंटरफेस के, मतलब बिना मानवीय हस्तक्षेप के, ये अपना कार्य करने में सक्षम बनाई गई है। और इसके लिए यूज करती है वो एआई यूज करती है। एआई को हम कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सेल्फिंग ड्राइविंग हो गई, रोबोट वैक्यूम क्लीनर हो गए, मंगल रोवर हो गया, और भी अन्य रोबोट हैं जो हमको सेवा वाले रोबोट होते हैं, जो हमें सर्विस दे रहे हैं, सर्विस वाले रोबोट हैं, वो इस तरह से ही कार्य करते हैं। आपने घरों में देखा होगा जो आपका फ्लोर क्लीनिंग रोबोट है, वो भी आपके आसपास के वातावरण में आपकी जो भी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ दीवार है, यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे कपड़े हैं, यहाँ पे बेड है, तो वो इस तरह के आपके पर्यावरण से समझ लेती है, निर्णय लेती है, फिर उसमें एआई लगाया गया है, एआई के माध्यम से वो अपना निर्णय लेती है और स्वयं ही कार्य करती है। उसमें किसी भी मानव की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब हस्तक्षेप करने की, कि यहाँ पे आपको बंद करना है, यहाँ से आपको मुड़ना है, ये करना है, वो करना है, मतलब मानव की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन रोबोटों को हम ऑटोनोमस रोबोट बोला जाता है। क्लियर? जैसे आप सेल्फ ड्राइविंग आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोनोमस रोबोट क्या होते हैं। सेल्फ ड्राइविंग आपका ऑटोनोमस रोबोट कहलाई जाएगी। ठीक है, ये कंट्रोलिंग के सिस्टम पे है। ठीक है, इनको हम कंट्रोलिंग सिस्टम के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। देखिए, वीडियो समझ में आई है तो जरूर लाइक करना। देखिए, लाइक करने से हम लोगों को अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी वीडियो को समझ रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो ही कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से नॉलेज ले रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, तभी आप लाइक करना, अन्यथा लाइक मत करना। ठीक है, मैं आपसे जबरदस्ती का लाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, नहीं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही लाइक कीजिए, अन्यथा नहीं। ठीक, तो आपका जो मंगल रोवर है, ये भी आपका ऑटोनोमस रोबोट था। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में जरूर रखें। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है, चौथा है, जिसको हम कोलिब्रेशन रोबोट बोलते हैं, इसको हम कोबोल्ट्स रोबोट बोलते हैं। ये रोबोट क्या है, आप इस चित्र को देखिए, जो ऊपर वाला चित्र है, इसको चित्र को देखिए, इसमें ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर के माध्यम से ये जो ग्रीन है, ग्रीन रोबोट है ये वाला, ये रोबोट ये बॉल्स हैं या ये फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स के साथ में इस ऑपरेटर के माध्यम के द्वारा, मतलब रोबोट और ऑपरेटर ह्यूमन दोनों आपस में मिलकर एक वर्क को कर रहे हैं, तो मतलब इनको सहयोगी रोबोट बोलते हैं। ठीक है, सहयोगी रोबोट बोलते हैं। देखिए, ये भी कंट्रोलिंग सिस्टम के आधार पर रोबोट है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है।
इनको कंट्रोलिंग सिस्टम पे वर्गीकरण किया गया है। तो ये चौथा वर्गीकरण है जिसको हम कंट्रोलिंग सिस्टम पे, इसमें जो मनुष्यों के साथ सीधे एवं सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब मनुष्यों के साथ, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ये भी आपका इंपोर्टेंट है, ठीक है, कि ये मनुष्यों के साथ सीधे और सुरक्षित रूप से कार्य करते हैं। इन रोबोटों में जो सुरक्षा की जो विशेषता है उन पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है ताकि किसी भी मानव को चोट नहीं पहुंचे। ये आपको जरूर इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर है, ये पूछा जाता है, ठीक है। इससे मैंने बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी देखा है, ठीक है, इसीलिए आप इसको इम्पोर्टेंट रखें, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे असेंबली लाइन पे मनुष्यों के साथ में काम करने वाले रोबोट होते हैं, ठीक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह के रोबोट है, ये भी आपके रोबोट कोलैबोरेशन रोबोट कहलाए जाते हैं, ठीक है। पिक एंड प्लेस कार्य किया जा रहा है तो वहां पे भी ह्यूमन भी वर्क कर रहे होते हैं और रोबोट भी वर्क कर रहा होता है, मतलब दोनों साथ साथ में वर्क किए जाते हैं। तो ऐसे रोबोट आपके सहयोगी रोबोट कहलाए जाते हैं, क्लियर। तो ये आपके कंट्रोलिंग सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा रूप है, मतलब रूप या संरचना, उसकी संरचना कैसे बनाई गई है, उसका रूप क्या है, इसके आधार पर भी हमने रोबोट को बांटा गया है कि उसका जो भौतिक आकार है, फिजिकल, वो दिखने में कैसा लगता है, उसके आधार पर भी हमने रोबोटों का वर्गीकरण किया गया है। जो पहला इसका यहाँ पे जो टाइप है वो आर्टिकुलेट रोबोट बोला गया है। मतलब ये मानव के हाथ के समान घूर्णन करने वाले जॉइंट होते हैं या जॉइंटों की एक श्रृंखला हुई जाए बनाई जाती है, जैसा कि आप इस वाले चित्र में देख सकते हैं। ये वाला चित्र है, आप इसको देखिए। जैसे मानव का हाथ है, ह्यूमन बॉडी का जो हाथ है वो घूम सकता है, उसके जॉइंट घूम सकते हैं, उसी तरह से इसमें जॉइंट बनाए जाते हैं या बहुत सारे जॉइंटों की एक श्रृंखला बनाई जाती है जिससे कि मानव जिस डायरेक्शन में हाथ मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है, बेंड कर सकता है, इसी तरह से ये रोबोट भी वर्क कर सकें। तो ये रोबोट आप देख रहे हैं, ऐसे रोबोटों को हम आर्टिकुलेटेड और रोबोट बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्सेस होते हैं। आप ये वाला चित्र देखिए, इसमें मैं चित्र नंबर पर 1 लिखता हूँ, 1। अब इस चित्र पे 1 पे देखिए, फर्स्ट एक्सेस हो गया, ये सेकंड एक्सेस पे आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, थर्ड एक्सेस पे ऐसे आप कर सकते हैं, फोर्थ एक्सेस पे आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, आप फिफ्थ पे, ये वाला आपको दिखाया गया है फिफ्थ वाले पे, सिक्स वाले पे आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, है ना। हमारी एक ह्यूमन बॉडी में 7 होते हैं, लेकिन ठीक है, हमारी बॉडी में जो आर्म है उसमें 7 होते हैं, 7 एक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ह्यूमन बॉडी के समान ही घूर्णन करने वाले जॉइंटों की एक श्रृंखला होती है। ये सबसे आम और औद्योगिक रोबोट होते हैं, मतलब सिंपल रोबोट, आम मीन सिंपल रोबोट होते हैं और ये इंडस्ट्री रोबोट कहलाए जाते हैं। इन रोबोटों को हम 6 एक्सेस रोबोट बोलते हैं, 6 एक्सेस पे काम करते हैं, जैसा कि अभी आपने चित्र देखा। ये रोबोट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप का रोबोट हो गया, इस टाइप का रोबोट हो गया, इस टाइप का रोबोट हो गया, ये रोबोट हो गया, ये रोबोट हो गया। ये पिक एंड प्लेस रोबोट है, ये आपका बेल्डिंग रोबोट है, ये भी आपका रोबोट है, इसका जो एंड एक्चुएटर नहीं लगा है ना। तो ये रोबोट आपके संरचना के आधार पर, मतलब भौतिक इनका आकार कैसा है, भौतिक संरचना इसकी कैसी है, ठीक है। ये रोबोट हो गया। तो पहला है इसमें आर्टिकुलेट रोबोट। नेक्स्ट रोबोट है जिसको हम स्कारा रोबोट बोलते हैं। स्कारा रोबोट देखिए असेंबली कार्य के लिए बनाए जाते हैं। आप ये नीचे जो चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखिए, इसमें आप देख सकते हैं एक असेंबली लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये 2 पैरेलल लाइन लगी है, एक इसके पीछे लगी हुई है, एक सामने लगी हुई है, ठीक है। 2 समांतर लाइनों पे ये वर्क करते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये असेंबली रोबोट, ऊपर जो चित्र दिया हुआ है ये वाला, इस चित्र को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मोबाइल टाइप का कुछ असेंबली वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो स्कारा रोबोट इस तरह से वर्क करते हैं, या ए टाइप के रोबोट हमारे स्कारा रोबोट कहलाए जाते हैं। 2 समान घूर्णन वाले जोड़ों के साथ एक बेलनाकार कार्य क्षेत्र में गति करते हैं। यह क्षैतिज गति लचीली होती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में ये कठोर होते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में कठोर होते हैं, मतलब ये जो है डायरेक्शन में, मतलब जो हाइट है उस डायरेक्शन में ये वर्क कम करते हैं, मतलब थोड़ा सा कम है, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप असेंबली कार्यों में समझ सकते हैं, पिक एंड प्लेस कार्यों में समझ सकते हैं। स्काडा रोबोट आज की डेट में इंडस्ट्री में सबसे अधिक यूज हो रहे हैं, सबसे अधिक आपका स्कारा रोबोट यूज हो रहे हैं, ठीक है।
ये संरचना के आधार पे है कि इनकी संरचना इस तरह से बनाई गई है। इनके जो इनका जो वर्किंग एरिया है वो एक बेलनाकार बनता है, ठीक है, वर्किंग एरिया बेलनाकार बनता है। आप एक रोबोट की जो पहले वीडियो है उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप समझ सकते हैं, जहां से आपको ये चीज मिल जाएगी कि बेलनाकार कार्यक्षेत्र, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा, बेलनाकार कार्यक्षेत्र, ठीक है, ये रोबोट, ठीक है। तो स्कारा रोबोट होते हैं, स्कारा रोबोट आप इस तरह से समझ सकते हैं। इस वाले चित्र में आप देखते हैं ये आपका कुछ मोबाइल असेंबली जैसा वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो ये संरचना के आधार पर था। ये आपका थर्ड जो टाइप है संरचना के आधार पर, भौतिक इसकी संरचना जिस अकॉर्डिंग होती है, तो इनको हम डेल्टा रोबोट बोलते हैं, ठीक है। इनको हम स्पाइडर रोबोट भी बोलते हैं, स्पाइडर रोबोट हो गया, डेल्टा रोबोट हो गया, इस तरह के रोबोट। ये रोबोट क्या करते हैं कि दो समान रूप से चलने वाली कन्वेयर रहती हैं, ठीक है। तो उन दोनों पर ये पिक एंड प्लेस का कार्य करती है। मतलब मान लीजिए ये मेरी एक कन्वेयर है और एक कन्वेयर ही है, इन दोनों के बीच में मैंने ये रोबोट लगाए हुए, तो इस वाले कन्वेयर पे कोई ये मटेरियल है तो इससे उठा के इस पे रखने का वर्क करेगी, ठीक है। ये रोबोट बहुत ही तेज होते हैं और सटीक होते हैं, और तीन इसमें भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाएं एक आधार से जुड़ी होती हैं। आप ऊपर देख सकते हैं ये आधार है, और इस आधार से तीनों ये भुजाएं जुड़ी हुई हैं। एक आप ये देख रहे हैं, दूसरी आप ये देख रहे हैं, और तीसरी आप ये देख रहे हैं, ठीक है, तीसरे में। तो इसमें तीन भुजाएं हैं, है ना। तो तीन भुजाएं होती हैं और तीनों आपकी एक बेस से जुड़ी होती हैं, और ये समांतर काइनेमेटिक वाले रोबोट होते हैं, ठीक है। इन रोबोटों को हम डेल्टा रोबोट या स्पाइडर रोबोट बोलते हैं, स्पाइडर की तरह है, ठीक है, मकड़ी, स्पाइडर, स्पाइडर रोबोट की तरह। इनका उपयोग हम खाने वाली चीज़ों की पैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दवा पैकिंग के लिए कर सकते हैं, या पिक एंड प्लेस के लिए इन कार्यों को कराने के लिए हम लोग डेल्टा रोबोट या स्पाइडर रोबोट को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कॉटेशियन, या इसे हम गेंटी रोबोट बोलते हैं। इस रोबोट को समझने के लिए आप इस चित्र को समझने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, आपका इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, और ऊपर भी मूव कर सकता है। तो ये एक्स और वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब ये एक आयताकार निर्देशांक, ठीक है, आयताकार में गति करते हैं। इनके तीन रेखीय स्लाइडिंग जोड़ होते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं, स्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। इसमें रोटेशन नहीं होता है, स्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। आप इस रोबोट को यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रोबोट है ये, ठीक है। इनको हम गैंटी रोबोट बड़े होते हैं, जैसा कि आपने लेजर कटिंग मशीन देखा होगा। लेजर कटिंग मशीन में आप इस तरह का देख सकते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये वर्क पीस के ऊपर लगाए जाते हैं, वर्क पीस इनके नीचे रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली डायरेक्शन है, ये ऊपर चल सकती है, ये इधर आपका मूव कर सकता है, इस वाली डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, और यहाँ पे आपका जो आपका एंड एक्चुएटर होता है वो आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा जॉब पीस होगा, ठीक है। जैसा कि आप लेजर कटिंग मशीन में आपने देखा, ठीक है। तो इनका आप यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग में कर सकते हैं, CNC मशीन में कर सकते हैं, बड़े पैमाने पे कोई असेंबली कार्य करना है तो वहाँ पे भी इन रोबोटों का यूज कर सकते हैं। तो ये रोबोट मैक्सिमम जो है CNC मशीनों में यूज किया जाता है, या असेंबली कार्य करना है और बड़े पैमाने पर होना है, ठीक है, मास प्रोडक्शन के टाइप का अगर असेंबली कार्य होना है तो वहाँ पे हम इन रोबोटों का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका टाइप है वो है बेलनाकार रोबोट। इसकी भौतिक संरचना के आधार पर इसको भी बोला गया है, इनको बेलनाकार रोबोट या सिलेंड्रिकल रोबोट कहा जाता है, ठीक है। इसमें घूमने वाला जो आधार होता है, ठीक है, वो एक रेखीय अक्ष में एक बेलनाकार कार्य क्षेत्र बनाता है। अब इस बात को समझने के लिए आप इस चित्र को समझने का प्रयास करें, ठीक है। इस चित्र में आपका जो एंड एक्चुएटर है, ठीक है, ये एक्चुएटर आपका इस जो एरिया है, सिलेंड्रिकल जो एरिया दिखाई दे रहा है हल्की लाइन से, इस लाइन में कहीं पे भी वर्क कर सकता है। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है वो एक बेलनाकार बन जाता है। ये जो कार्य करता है, इसका जो कार्य क्षेत्र है वो एक बेलनाकार बन जाता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये मेरा जो सिलेंड्रिकल रोबोट मान लीजिए ये मेरा लगा हुआ है, इसका एंड एक्चुएटर है, और ये इस एरिया में वर्क करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ तक प्रयास मैं करता हूँ कि इसको मैं लाइन खींचने का, ठीक है, ये वाला,
यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर यहाँ कार्य नहीं कर पाएगा, यहाँ पे आपका कार्य नहीं कर पाएगा, यहाँ पे आपका वर्किंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप और यहाँ से हाइट भी आपका यहाँ से यहाँ तक, आपकी हाइट भी यहाँ से यहाँ तक आपका वर्क करेगा ये, ठीक है। तो ये आपका सिलेंड्रिकल आपका बेलनाकार कार्यक्षेत्र बन रहा है, इसीलिए इसको हम सिलेंड्रिकल रोबोट कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। देखिए समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ही लाइक करना, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल रोबोट है, ठीक है। ये आप इनका यूज कहाँ देख सकते हैं या इनका उपयोग आप कहाँ से कर सकते हैं? मशीन की लोडिंग में कर सकते हैं और अनलोडिंग में। मशीन में कोई जॉब को लगाने का कार्य हुआ और उस जॉब को निकालने का कार्य हुआ, मशीन को लोड करना और अनलोडिंग करना, मशीन के टूल की लोडिंग करना और अनलोडिंग करना, वहां पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपने बीएनसी मशीन में देख रहे हैं, ठीक है। बीएमसी मशीन में भी इसी तरह की टूल की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है, ठीक है। वहां पर टूल को ऑटोमेटिक चेंज किया जाता है, तो वहां पे जो आपका रोबोट है वो सिलेंड्रिकल रोबोट कहलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका टाइप है 6, उसको हम गोलाकार या ध्रुवीय रोबोट बोलते हैं, स्पेरिकल रोबोट, या हम इसको पोलर रोबोट के नाम से अधिक हम प्रचलन में। ये रोबोट आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये रोबोट इस तरह से जो है आपका एंड जो है ये आपका इस तरह से वर्किंग एरिया बनाएगा, आप इसका ध्रुवीय बोल सकते हैं, एक गोलाकार नुमा, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये रोबोट घूर्णने जो घूर्णन वाला जो आधार है वो आधार हमारा एक कोणीय अक्ष बनाता है, ठीक है, एक रेखीय अक्ष होता है। इस अक्ष के इस पूरे वर्किंग जो एरिया बनाया है इस एरिया में कहीं पे भी कार्य कर सकता है, ठीक है। ये एरिया पूरा आपका व्हाइट कलर से आपको दिखाया गया है, तो इस एरिया में वो पूरा कहीं पे भी कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये जो रोबोट होते हैं इनको हम ध्रुवीय रोबोट बोलते हैं, पोलर रोबोट या स्पेरिकल, ठीक है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो गोलाकार है, ठीक है। इसका आप उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे आपको डाई कास्टिंग में करना है, वेल्डिंग में करना है, वहाँ पे भी हम इन रोबोटों का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन रोबोटों का यूज आज की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। चाहे आपकी डाई कास्टिंग हो गया या वेल्डिंग वर्क हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। इनको हम स्पेरिकल रोबोट या पोलर रोबोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जरूर इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको इम्पोर्टेंट के मार्क में कर लीजिए, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप है उद्देश्य के आधार पर। अब हमने रोबोटों को उद्देश्य के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। तो उद्देश्यों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि पहला इसका जो टाइप है वो मानवीय रोबोट टाइप है, ठीक है, जिसको हम ह्यूमनाइज्ड रोबोट बोलते हैं। मानवीय मतलब मानव की तरह, जिस तरह से हमारे मनुष्य की जो शरीर की संरचना है उसकी बिल्कुल नकल करके जो डिजाइन किया गया रोबोट है उसको हम रोबोट को मानवीय रोबोट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जिस तरह से हमारा सर है उस तरह से सर रहेगा, धड़ है उस तरह से धड़ रहेगा, दो हमारे हाथ हैं दो हमारे हाथ रहेंगे, दो हमारे पैर हैं उस तरह से दो पैर भी रहेंगे। तो इस तरह को रोबोटों को हम ह्यूमनाइड रोबोट बोलते हैं, ठीक है, मानवीय रोबोट, ठीक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये रोबोट है, ये हमारा आपका एशिमो रोबोट बोला जाता है, एटलास रोबोट बोला जाता है, और सोफिया रोबोट आप चित्र में ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका चित्र, ये आपका सोफिया रोबोट बोला गया था, ठीक है। इस रोबोट को हमने अपने न्यूज चैनलों पे बहुत देखा सुना, तो ये सोफिया नाम से बनाया गया है, ठीक है। ये मानवीय रोबोट है, ठीक है, ये एक मशीन है, सिर्फ इस मशीन को प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि जी ऑटोमेटिक अपना वर्क करती है, ठीक है मशीन ही, ठीक है। तो ये हमारे मानव की संरचना की जो तरह बनाए गए हैं उनको हम ह्यूमनाइज्ड रोबोट कहते हैं, मानवीय रोबोट कहते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य क्या था, ठीक है, मतलब पर्पज के आधार पर हमने रोबोटों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा टाइप है मल्टी फंक्शन रोबोट। मल्टी फंक्शन रोबोट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ही रोबोट डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने के लिए बनाया जाए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम कर दिए जाएं और वो डिफरेंट डिफरेंट कार्य करने के लिए बनाया जाए। तो ऐसे रोबोट को हम मल्टी फंक्शनल रोबोट बोलते हैं, ठीक है। मल्टी फंक्शनल रोबोट हमारा मल्टी कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, इनमें मल्टी प्रोग्राम किए जाते हैं, तो इस तरह के रोबोट हमारे मल्टी फंक्शन रोबोट कहलाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा रोबोट का टाइप है नैनो रोबोट।
देखिए नैनो रोबोट है, बहुत ही छोटा रोबोट है, बहुत ही छोटा रोबोट है, मतलब नैनो मीटर पर ये बनाए जाते हैं आपके नैनो, ठीक है, नैनो। इन रोबोटों का विशेषतर हम लोग चिकित्सा में यूज करते हैं, सर्जरी में यूज करते हैं, मेडिसिन के लिए हम यूज करते हैं, या हम इसका यूज कैंसर के लिए आज की डेट में बहुत अधिक हम इस पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो कैंसर ट्रीटमेंट है, कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको इलाज मिल सके, ठीक है, उनकी जिंदगी को सुरक्षित किया जा सके, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है और इन पे वर्क चल रहा है, इनसे हम सफलता मिल सके, ठीक है। ये बहुत छोटे होते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये आप उंगली पे जो रखा हुआ है ये आपका रोबोट है, ठीक है। इनको हम नैनो रोबोट बोलते हैं और इन रोबोटों का जो हमको यूज है वो हमें मेडिसिन, चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए है। जैसे आप कैंसर के इलाज के लिए हम लोग न्यूज़ सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, इन पे कार्य भी किया जा रहा है, जिससे इसमें अगर सफलता मिल रही है और मिलेगी तो हम कैंसर पेशेंटों को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे, ये डायग्राम है, ये आपका एआई से बनाया गया है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे वर्क करेंगे, ठीक है, नैनो रोबोट। तो आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रोबोट का अध्ययन किया, समझा और हमने रोबोटों को देखा भी। तो ये हमारे रोबोट हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट वर्गीकरण किया गया है, किसी को आधार पे किया गया है, किसी को वर्क के अकॉर्डिंग किया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमने इनके वर्गीकरण देखे और ये हमारे रोबोट्स के टाइप हैं। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, सीखते रहिए, आप अपनी जो सपने हैं उनको साकार कीजिए, आपके माता पिता के जो सपने हैं उनको साकार कीजिए, आप पे उम्मीद है तो उनको साकार कीजिए। और इंडस्ट्री में आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब तक आपके हाथ में हुनर नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो कोई भी आपको कंपनी किस बेस पे पेमेंट देगी, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं और आप सीखिए और अपने परिवार का सपने को साकार कीजिए, ठीक। तो आप लोगों को एक मैं यही सजेशन या सलाह दूंगा कि आप लोग समय निकालिए और पढ़िए, अपने कैरियर को ग्रो कीजिए, सक्सेस आप कीजिए। तो इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने रोबोट देखा और अभी तक आप हम लोगों से नहीं कनेक्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और आप लोगों ने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।